हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है, और मैं यूथ इंजीनियर एकेडमी में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। और इस टाइम अपने यहाँ पे ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो अपनी कोचिंग कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, ये गिवन नंबर है जहाँ पे आप आके क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोचिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे आना है और कोचिंग को विजिट करना है एक बार। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कोचिंग का एक ऐप है जहाँ पे क्या होता है कि आपको फ्री में मॉक देने को मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम एसएससी जेई का एग्जाम है। ठीक है, झारखंड जेई का है और डीएससीसीआई का एग्जाम आने वाला है। तो क्या है कि आप सभी को अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और आप प्रिपरेशन करते जा रहे हैं तो आपको उसे चेक भी करना है मॉक टेस्ट लगा के। ठीक है। तो हमारी कोचिंग का ये ऐप है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों। ठीक है, आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से हो तो आप यहाँ पे आराम से आके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि हम जो टेस्ट दे रहे हैं इस टाइम वो है इन्वायरमेंट के टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, क्लासेस में। तो क्या है कि उन टेस्ट को हम यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं सो दैट कि क्या हो कि जो क्लासेस के लड़के हैं और जो बाहर के भी हैं वो सभी टेस्ट का सोल्यूशन जान पाए। ठीक है। तो अगर आपने टेस्ट दिया है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आपको क्या करना है कि पहले जाके टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको यहाँ पे आके चेक करना है कि आपका कितने आंसर सही रहे हैं, क्या आपने मिस्टेक की है, कहाँ कमी रह गई है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे आके क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है मेरे साथ। ठीक है। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्या है अपना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। स्टैंडर्ड ईडीटीए टेस्ट। ठीक है, क्या है? स्टैंडर्ड ईडीटीए टेस्ट। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म है? ईडीटीए का फुल फॉर्म है। ठीक है। और इस सोल्यूशन का हम यूज कर रहे हैं, यूज टू डिटरमाइन। इसको डिटरमाइन करने में हम ईडीटीए का यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस ईडीटीए को हम और क्या बोलते हैं, इस ईडीटीए को हम वर्सनेट सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हार्ड जो भी क्या होता है, अपना जो ईडीटीए सोल्यूशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्सनेट सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं हार्डनेस इन वाटर। ठीक है, हार्डनेस इन वाटर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ईडीटीए का यूज करते हैं। ठीक है। और इस ईडीटीए को हम और क्या बोलते हैं, वर्सनेट सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। सो इसीलिए हार्डनेस को मेजर करने की जो टेक्निक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्सनेट मेथड बोलते हैं। वर्सनेट मेथड। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इसे वर्सनेट मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ईडीटीए है उसका नाम क्या है, वर्सनेट सोल्यूशन है। ठीक है। तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं, इसको वर्सनेट मेथड भी बोलते हैं, हार्डनेस को फाइंड करने की जो मेथड होती है। ठीक है। इसमें हम कौन से केमिकल का यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं ईडीटीए केमिकल का। ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं, जो संकेतक यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है, जो भी हम इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं, जो भी हम इंडिकेटर यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, ईबीटी। ईबीटी, इसे हम क्या बोलते हैं, इरियो क्रोम ब्लैक टी। इसे हम क्या बोलते हैं, ईबीटी को इरियोक्रोम ब्लैक टी। और यहाँ पे जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, इसका जो कलर होता है वो ब्लू और ब्लैक। जो ईबीटी का कलर होता है वो ब्लू या ब्लैक होता है, जिसमें क्या है, ईबीटी के नेम में ही छुपा हुआ है बी, इसका कलर ब्लू और ब्लैक। क्योंकि ये क्या करते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं कि ईबीटी का कलर कैसा होता है। ठीक है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि इस मेथड में हम करते क्या है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि हम इस मेथड में एक्चुअली करते क्या है। तो इसमें हम करते क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।
और उसके बाद हम यहाँ पे करते क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ शेप चूज करता हूँ। 2D में स्टार ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे 3 कंटेनर हो गए। क्या हो गए, 3 कंटेनर हो गए, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमें क्या करना होता है कि जो अपना फर्स्ट कंटेनर होता है इसमें हम क्या करते हैं, लाइक इसमें अपना वाटर फिल है, ठीक है। अब ये वाटर में हार्डनेस है या नहीं है हमें इस बात का आइडिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे इस वाटर में, जो कि इसमें वाटर फिल है, इस वाटर में क्या है, इसमें वाटर फिल है, ठीक है। और इस वाटर में हार्डनेस है या नहीं हमें मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक इंडिकेटर यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें एक इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, दैट इज ईबीटी। हम इसमें क्या करते हैं, ईबीटी नेम का एक इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। सो इरियोक्रोम ब्लैक टी हम जैसे ही वाटर में डालते हैं और इस वाटर में अगर हार्डनेस प्रेजेंट है, क्या है, इस वाटर में अगर हार्डनेस प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि जो भी ये कंटेनर में जो पानी है उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर आपको देखने को मिलेगा कैसा, आपको मिलेगा रेड कलर, रेड वाइन कलर, ठीक है। ठीक है, इस सोल्यूशन में कैसा कलर हो जाएगा, इस सोल्यूशन में पूरा रेड वाइन कलर आपको देखने को मिलेगा जब आप क्या करोगे, जब आप इसमें ईबीटी ऐड करोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हार्डनेस होता है ना, जो हार्डनेस होता है वो एक कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से होता है मोस्टली, ठीक है। जो मल्टीवैलेंट केटायन होते हैं यही क्या करते हैं, हार्डनेस क्रिएट करते हैं वाटर में। तो जब इससे क्या होता है, ईबीटी से रिएक्शन करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और यही कॉम्प्लेक्स क्या करता है, रेड कलर देता है किसमें, वाटर में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि अगर आप में वाटर में क्या आ गया, रेड कलर आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी वाटर है उसमें प्रेजेंट कौन है, उसमें हार्डनेस प्रेजेंट है। और अगर हार्डनेस प्रेजेंट है तो अब बात आती है कि कितना हार्डनेस है, हमें ये मेजर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक फनल लेते हैं और इस फनल में भर देते हैं क्या, इस फनल में सोल्यूशन भर देते हैं, दैट इज ईडीटीए या वर्सनेट सोल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, हम ईडीटीए भर देते हैं, ठीक है। और ये ईडीटीए क्या होता है, ये ईडीटीए बूंद बूंद करके आपके इस वाटर में आएगा और ये वाटर कलर कैसा होगा, इस वाटर कलर रेड होगा, इस वाटर कलर कैसा होगा, रेड कलर का होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ईबीटी है और कैल्शियम मैग्नीशियम का कंपाउंड है, ठीक है, जो रेड कलर इंपार्ट करता है किसमें, आपके सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये बिल्कुल रेड कलर होगा, ठीक है। बट क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें क्या होगा, ये ईडीटीए पढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे इसमें ईडीटीए पढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ईडीटीए पढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि जो अपना ईडीटीए है वो क्या करेगा, इस कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है उनमें रिएक्शन करके ईडीटीए लग जाएगा और वो क्या करेगा, ईबीटी को अलग अलग कर देगा। वो क्या कर देगा, ईबीटी को अलग कर देगा, वो ईबीटी को अलग कर देगा। और जो पानी का फिर से सोल्यूशन जो रेड था वो कैसा हो जाएगा, वो अगेन जो है ईबीटी, उसको ईबीटी कलर का हो जाएगा, ठीक है। किस कलर का हो जाएगा, वो ईबीटी कलर का हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जो अपना कैल्शियम मैग्नीशियम ईडीटीए के साथ जो रिएक्शन करता है इससे क्या बनता है, एक कलरलेस कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, एक कलरलेस कंपाउंड बनता है, ठीक है। मतलब ये पानी में कोई भी कलर इंपार्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट जो अपना ईडी क्या है, ईबीटी है, जो अपना ईबीटी है ये कैसा कलर इंपार्ट करता है फ्री होने के बाद, ये करता है ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक। मतलब ये जो अपना सोल्यूशन है जो कि इस समय कैसा हो रखा है, रेड कलर का हो रखा है, ये क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, यहाँ से रेड कलर कैसा हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और रेड कलर गायब होने के बाद इसमें ईबीटी का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, मींस इसमें फ्री ईबीटी आ जाएगा
और फ्री ईबीटी क्या करेगा, इसको ब्लू कलर का कर देगा। ठीक है, क्या करेगा ईबीटी, इसको पूरे विलियन को, सोल्यूशन को क्या कर देगा, ब्लू कलर से कलर कर देगा। ठीक है, और इस तरह से वाटर में पूरे रेड कलर को गायब करने के लिए आपका कितना ईडीटीए खर्च हुआ है, आप इसे नोट कर लोगे और फिर क्या करोगे, इसे इक्विलेट कर दोगे किससे, हार्डनेस से। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके वाटर में हार्डनेस है, और हार्डनेस कितना है वो डिपेंड करेगा कि कितना ईडीटीए आपका खर्च हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं टेस्ट में, पहले अपना वाटर रहेगा जिसमें क्या रहेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा। फिर क्या करेंगे, इसमें ईबीटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ईबीटी ऐड करेंगे तो ईबीटी क्या करेगा, इस कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्शन करके रेड वाइन कलर का सोल्यूशन देगा। कैसा होगा, रेड वाइन कलर का सोल्यूशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस रेड वाइन कलर में ही क्या करेंगे, हम ईडीटीए ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें ईडीटीए ऐड करेंगे, और ईडीटीए जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये रेड कलर गायब होने लगेगा और इसमें कौन सा कलर आना शुरू हो जाएगा, इसमें ब्लू कलर आना शुरू हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि वो क्वांटिटी नोट करनी है जब क्या हो, पूरा रेड कलर गायब हो जाए और उसमें क्या आ जाए, सिर्फ ब्लू कलर दिखने लगे। और वो ब्लू कलर क्यों होगा, क्योंकि वो ईबीटी का कलर है। क्योंकि क्या होगा, जब हम यहाँ पे ईडीटीए ऐड करेंगे तो ईडीटीए क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और खुद जाके किससे रिएक्शन कर लेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन कर लेगा, जो कि कैसा कंपाउंड होगा, कलरलेस कंपाउंड होगा। ठीक है, तो जो वाटर में अब जो कलर आएगा वो कलर किसका होगा, फ्री ईबीटी का। और फ्री ईबीटी का कलर कैसा होता है, ब्लू और ब्लैक टाइप का। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अदर आंसर्स को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अदर आंसर को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुकी है पूरी सफाई, और हम बात करते हैं अदर चीजों की। ठीक है, तो अदर थिंग्स हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन में सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हार्डनेस की लिमिट की। तो हार्डनेस की लिमिट, अगर परमिसिबल लिमिट जो होती है इसकी, वो होती है 200 mg पर लीटर। ठीक है, अगर आपके पास सोर्स अवेलेबल है तो आप कितनी इसकी लिमिट अलाउ करोगे, 200 mg पर लीटर। बट अगर आपके पास अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी दैट इज 600 mg पर लीटर। ठीक है, ये कब, जब परमिसिबल लिमिट यही होती है अपनी। ठीक है, बट अगर आपके पास सोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, आप 600 mg पर लीटर तक क्या कर सकते हो, हार्डनेस को यूज कर सकते हो, इस तरह के हार्डनेस वाले वाटर को। ठीक है, फिर आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी की, जैसे हमने इसे पहले वाला जो टेस्ट दिया था उसमें हमने टर्बिडिटी के काफी क्वेश्चन थे। तो टर्बिडिटी को मेजर कैसे करते हैं हम लोग, इसके लिए हम यूज करते हैं टर्बिडिटी मीटर मेथड। ठीक है, और फिर जैक्सन टर्बिडिटी मेथड और बेलिस नेफ्लोमीटर। ठीक है, बेलिस मीटर हो गया और मॉडर्न नेफ्लोमीटर मेथड। ठीक है, तो 3-4 मेथड होते थे किसके, टर्बिडिटी के। ठीक है, तो अपना ये आंसर तो होगा नहीं, आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, इसको हम किससे मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं विंकलर मेथड। विंकलर मेथड। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत पूछते हैं कि डिजोल्व ऑक्सीजन हम किस मेथड से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेथड है, विंकलर मेथड। ठीक है, तो अपना ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर क्या है, रेजिडुअल क्लोरीन। ठीक है, तो हमारे वाटर में कितना रेसिडुअल है, इसको हम किससे मेजर करते हैं, इसको मेजर करने का जो सबसे फेमस मेथड है दैट इज ऑर्थोटोलिडीन। ऑर्थोटोलिडीन मेथड। ठीक है, ऑर्थोटोलिडीन मेथड होता है, और एक कौन सा मेथड होता है, स्टार्च आयोडाइड मेथड। स्टार्च आयोडाइड मेथड। और कौन सा मेथड होता है इसके लिए, इसके लिए मेथड होता है डीपीडी मेथड। डीपीडी मेथड, और एक होता है क्लोरोटेक्स मेथड। ठीक है, दैट मीन्स आपका ये आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास ये एक मेथड है, एक डीपीडी मेथड है और एक क्लोरोटेक्स्ट मेथड है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when impurities are separated by the gravitation।
ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स द ऑपरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वाटर में इम्प्योरिटीज है उसे हम सेपरेट करते हैं किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक है, तो आप याद करो कि हम ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेविटी वाले फोर्स का यूज करते हैं। तो ऐसा अपना कौन सा मेथड है, तो अपना एक मेथड है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि अपना जो भी पार्टिकल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें सेटल डाउन कर जाते हैं ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है, कैसा होता है थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। 3D में कोई डायग्राम देखते हैं, ये रहा डायग्राम। तो ये क्या हो गया, अपना सेडिमेंटेशन टैंक हो गया छोटा सा। ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई क्या है, इम्प्योरिटीज है। क्या है, कोई इम्प्योरिटी है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई पार्टिकल है। तो क्या होगा, इस पार्टिकल पे हम क्या करते हैं, पूरा इस टैंक को भर देते हैं किससे, वाटर से। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक। तो यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज का पार्टिकल होगा, इस पे दो फोर्सेस लगते हैं। तो क्या होता है, ये पार्टिकल टू डायरेक्शन में मूव करता है। कौन कौन सी डायरेक्शन में, देखते हैं। तो इस पे एक फोर्स लगेगा इधर, जो इसे क्या करना चाहेगा, फ्लो करवाना चाहेगा। और एक फोर्स इस पे लगेगा, कौन सा, ग्रेविटी का, जिसकी वजह से ये क्या करना चाहेगा, ये पानी के अंदर सेटल करना चाहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से वाटर को क्या मिलता है, एक सेटलिंग वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, और जिससे ये क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, अपना पार्टिकल कैसा मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो ये सब काम कहाँ पे होंगे, अपने प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में होगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में हम क्यों नहीं करेंगे ये बात, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी का फोर्स है, इंडिविजुअल अपने पार्टिकल का जो लेना है वो कहाँ पे आता है, प्लेन सेडिमेंटेशन में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, विद कोगुलेशन में हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब उस पार्टिकल का अपना खुद का वेट इतना नहीं होता है, बट हम क्या करते हैं, जब उसमें कुछ केमिकल ऐड कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोगुलेंट बोलते हैं। ठीक है, कोगुलेंट बोलते हैं। ठीक है, जब हम इन्हें हम ऐड कर देते हैं किसमें, अपने वाटर में। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्कंदक होते हैं। ठीक है, तो जब हम इन्हें ऐड कर देते हैं, जैसे फिटकरी वगैरह हो जाती है, तो क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स इसमें छोटे छोटे होते हैं, जो भी पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिन पे क्या है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये सेटल नहीं करते हैं। तो जब इनमें केमिकल हम डाल देते हैं तो क्या होता है, इनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, इनका जो चार्ज है, जो आवेश है इन पे, वो खत्म हो जाता है। फिर ये क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है, बट ये इनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये पार्टिकल की नहीं है, जब हमने कोगुलेंट ऐड किया तब ये प्रॉपर्टी इनके पास आई थी। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, प्लेन सेडिमेंटेशन। क्योंकि प्लेन सेडिमेंटेशन में हम कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी होती है सेटलिंग वाली, वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, इंडिविजुअल अपना एक पार्टिकल की होती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं ग्रेविटी फोर्स से। ठीक है, वो भी अपने खुद के, ठीक है, जो उनका खुद का अपना वेट है उसकी वजह से। तो वो कहाँ पे होती हैं, ये प्लेन सेडिमेंटेशन में होती हैं। ठीक है, बाकी सेडिमेंटेशन सारे ही टैंकों में क्या होता है, पार्टिकल सेटल डाउन करते हैं, बट इनमें अपने खुद के फोर्स से नहीं करते। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ आउटर चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। बट प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है, पार्टिकल खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाता है। तो इन सब में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, प्लेन सेडिमेंटेशन है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डिसइंफेक्शन तो कोई बात ही नहीं होती है, इसमें हम क्या करते हैं, किल करते हैं पैथोजेंस को। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, किल करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, और ये बाकी सारे सेडिमेंटेशन जो है, इनमें हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल का यूज करते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल एक पार्टिकल की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो प्लेन सेडिमेंटेशन सबसे सही आंसर होगा इसका, जिसमें क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अपने वेट की वजह से क्या करता है, सेटल डाउन कर जाता है किसमें, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, डिटेंशन पीरियड ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, जो अपना अभी रेक्टेंगुलर टैंक बना हुआ था, उसमें क्या है, हमें डिटेंशन पीरियड निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फिर से वही डायग्राम ले लेता हूं, यही डायग्राम है। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना एक बड़ा सा सेडिमेंटेशन टैंक हो गया। ठीक है, तो अब इस सेडिमेंटेशन टैंक की कुछ डायमेंशन लिख देते हैं। तो जो इसकी लेंथ होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एल। जो इसकी विड्थ होती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बी। ठीक है, यहाँ पे इसे हम कैपिटल एच कैपिटल एल बोल देते हैं। ठीक है, दिस इज कैपिटल एल, जो टैंक की क्या है, लेंथ है। ठीक है, और जो टैंक की हाइट है उसे हम क्या बोलेंगे, एच।
ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, जिसमें क्या है एल बी एच इनकी डायमेंशंस हो गई। अब क्या करना है हमें, हमें निकालना है इसका डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम क्या होता है, डिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें कोई पार्टिकल क्या करता है, सेटल डाउन करता है। ठीक है, जिसमें क्या करता है, कोई पार्टिकल सेटल डाउन करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर पार्टिकल कोई यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो क्या होगा कि ये पार्टिकल नीचे मूव करेगा, किस स्पीड से, वी एस स्पीड से। वी एस क्या है, सेटलिंग स्पीड है, किसी पार्टिकल के सेटलिंग स्पीड होती है उसकी ऊपर, उसकी ये जो वी एस है ये डिपेंड करता है किस पे, इस पर्टिकुलर पार्टिकल पे, इसका वेट कितना है, ठीक है, इसका साइज क्या है, और वाटर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो किस में सेटल डाउन कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो क्या है, वी एस है। ठीक है, तो यहां से ये क्या है, इसको एक फोर्स आगे की ओर लगेगा, दैट इज वी एफ। ठीक है, तो इससे क्या करेगा, ये आगे की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करते हुए सेटल डाउन करेगा कहां पे, इसी सेडिमेंटेशन टैंक के कहीं बॉटम में। ठीक है, यहां पे जाके क्या करेगा, ये सेडिमेंट कर जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल को इस एच हाइट को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, इस पार्टिकल को टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट में जाने में जितना टाइम लगेगा, मतलब सेटल डाउन करने में जितना टाइम लगेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन टाइम। और हम क्या ट्राई करते हैं कि अपने वाटर को इतने टाइम के लिए हम कम से कम इस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, सो दैट क्या हो, वो पार्टिकल सेटल डाउन कर जाए। ठीक है, और सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला डिटेंशन टाइम का। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम क्या होगा देखते हैं। डिटेंशन टाइम अगर मैं बात करूं, इसे टीडी से डिनोट करूं, तो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट दिस पॉइंट। ठीक है, मींस एच हाइट को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। फिर क्या कर सकते हैं, अब यहां पे देखते हैं एच, और इस टैंक को जिसके लिए भी डिजाइन किया होगा, किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए डिजाइन किया होगा, तो वहां पे वी एस वी नॉट के बराबर हो जाएगा। सो वी नॉट क्या होता है, वी नॉट होता है ओवरफ्लो रेट, ओवरफ्लो रेट। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, लोडिंग रेट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, सरफेस ओवरफ्लो रेट भी बोलते हैं। क्या होता है वी नॉट, वी नॉट क्या होता है, वी नॉट होता है डिस्चार्ज डिवाइड बाई सरफेस एरिया, डिस्चार्ज डिवाइड बाई सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया कौन सा, ये एल और ये बी। ठीक है, ये एल और ये बी। ठीक है, बॉटम का सरफेस एरिया एल इंटू बी। ठीक है, और ये स्पीड किसके बराबर होनी चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकल के इक्वल होनी चाहिए, जिसे हमें क्या करना है, 100% रिमूव करना है। हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए। तो उस स्पेसिफिक पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी इस ओवरफ्लो रेट के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इसके इक्वल है तो वो पार्टिकल क्या कर देगा, 100% रिमूव कर जाएगा, कहां से, सेडिमेंटेशन टैंक से। और अगर उस पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी वी नॉट से क्या हुई, कम हुई, तो क्या करेगा, वो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करेगा। और अगर उसकी स्पीड वी नॉट से ज्यादा हुई, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, इजिली सेटल डाउन कर जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, सो क्या होगा कि स्पीड देखो जितनी ज्यादा होगी, टाइम क्या लगेगा, उतना ही कम लगेगा। ठीक है, तो वी एस ज्यादा होगा वी नॉट से, तो क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी। फिर क्या होगा, अब इस वी एस को हम क्या करते हैं, वी नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वी नॉट का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन एल बी। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूं, क्यू अपॉन एल बी। अब ये एल बी क्या करेगा, अब ये एल बी जाएगा ऊपर। एल बी जब ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, एल बी एच डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू डिटेंशन टाइम। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ टैंक भी बोल सकते हो या वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपना कुछ वॉल्यूम क्या किसके लिए देते हैं, स्लज के लिए देते हैं। ठीक है, तो हम पूरे वॉल्यूम की बात नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जहां जहां पे हम स्लज जोन देते हैं वहां पे क्या होगा, कुछ वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। बट हम क्या करते हैं, ज्यादातर कैलकुलेशन में हम क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ पे है, चेक करते हैं। तो अपना जो पहला फॉर्मूला है यही एल बी एच अपॉन क्यू है, दैट मीन्स यही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, और जैसा कि हम जानते भी हैं क्या,
हम ये भी जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम अपॉन क्यू। ठीक है, तो बाकी अदर फॉर्मूले में कहीं पे भी वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ वॉल्यूम डिवाइड बाई डिस्चार्ज कर देना था। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा किसी भी सेडिमेंटेशन टैंक का, एल बी एच, उनकी सारी डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां से आप सारे ऑप्शन को एक ही बार में इजिली एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, बट मैंने समझाने के लिए आपको इतनी बातें समझाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटेंशन टाइम फॉर अ सर्कुलर टैंक। ठीक है, अब क्या है, कोई सर्कुलर टैंक है, कैसा होता है सर्कुलर टैंक, पहले मैं इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सर्कुलर टैंक होता कैसा है। ठीक है, क्योंकि डिटेंशन टाइम निकालना है, तो अगर मैं बात करूं डिटेंशन टाइम की पहले, तो डिटेंशन टाइम टीडी क्या होता है, टीडी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिस्चार्ज है ही नहीं, दैट मीन्स ये आंसर तो होगा ही नहीं। ओके, अब कुछ आंसर बचे हैं जिसमें डिस्चार्ज है डिवाइड में, हमें उनका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ना सर्कुलर टैंक का, वो थोड़ा स्पेशल होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो ये होगा, ये होगा डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो डी टू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये यहाँ पे है डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर और ब्रैकेट 0.11 डी 0.011 डी प्लस, प्लस में क्या होता है, पॉइंट 0.785, और क्या होता है एच। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया अपना, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक डिवाइड बाय डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना सर्कुलर टैंक का वॉल्यूम, और ये क्या है अपना डिस्चार्ज है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपको कहां पे मिल रहा है, तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर है वो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया राइट ऑप्शन अपना, ये वाला फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट ऑप्शन हो गया। तो क्या होता है इसका वॉल्यूम, डी स्क्वायर 0.011 डी एंड 0.785 एच। ठीक है, और आपको जैसे आइडिया होगा कि 0.785 एक्चुअल में होता क्या है, 0.785 को ही हम क्या बोलते हैं, पाई/4। ठीक है, और ये डी स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एच। दैट मीन्स ये क्या है, ये है अपना सर्कुलर टैंक का वॉल्यूम, और प्लस हम कुछ एडिशनल वॉल्यूम भी लेते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कुछ हॉपर साइज डायमेंशन होती है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा टर्म भी आ जाएगा 0.001। ठीक है, 0.011 डी। ठीक है, इन दोनों में ही था, बट इसमें क्या था, क्यू नहीं था, तो दैट मीन्स आप क्या कर सकते थे, यहीं से इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, डी स्क्वायर नहीं है, और इसमें क्या है, डिवाइड बाई क्यू नहीं है। ठीक है, तो अपना एक ही आंसर बचता है जो कि ये है। ठीक है, तो आप लोग को यहां से आइडिया लग गया होगा फॉर्मूले का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। अगर आपने इस फॉर्मूले को नोट कर लिया है तो मैं इसे रफ कर देता हूं। जहां पे हम थोड़ी और बात कर लेते हैं किसकी, सर्कुलर टैंक की। पहले मैं कोई शेप ले लेता हूं आपके लिए, और 3D में शेप लेते हैं, ये शेप सही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना टैंक हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, अपना सर्कुलर टैंक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर की सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे वाटर की सप्लाई कर देते हैं पाइप लगा के। यहाँ पे क्या करेंगे, पाइप लगा देंगे।
और फिर क्या करेंगे, इसमें वाटर की सप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हमने वाटर की सप्लाई कर दी तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे टैंक में क्या करेगा, वाटर फिल हो जाएगा। इस पूरे टैंक में क्या होगा, वाटर फिल हो जाएगा। ठीक है, वाटर फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वाटर तो आ ही रहा होगा, साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन टैंक है तो हमें क्या करना है, पार्टिकल्स को सेडिमेंट कराना है। दैट मींस इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स आएंगे, किस तरह के पार्टिकल्स होंगे चलो देखते हैं। सपोज पार्टिकल कुछ इस तरह के हैं, ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ से निकला, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या करेगा, सेटल डाउन करना चाहेगा इस सेटलिंग टैंक में। तो यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, और फिर क्या करेगा, बॉटम पे आके सेटल डाउन कर जाएगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा अपना पार्टिकल। ठीक है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लास्ट में आके सेटल डाउन कर गया। ठीक है, तो पहली बात तो कि पूछते हैं कि इसका जो पाथ है वो कैसा होता है। तो सर्कुलर टैंक में जो पाथ होता है किसी भी पार्टिकल का, वो कैसा होता है, पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है, ये जो पाथ है ये कैसा है, पैराबोलिक शेप। कैसा शेप है, पैराबोलिक शेप है, मीन्स परवलयाकार आकृति का है। ठीक है, इस तरह से ये मूव करेगा। ऐसा क्यों होता है, जो हमारा नॉर्मल सेडिमेंटेशन टैंक था, क्या था, जो हमारा नॉर्मल रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक था, उसमें क्या था कि उसमें जो वेलोसिटी थी वो लीनियर होती है। कैसा मूवमेंट होता है उनका, लीनियर मूवमेंट होता है, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है ना, यहाँ पे देखो दो फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, स्पीड को अफेक्ट करते हैं। क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं जो स्पीड को अफेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसी पॉइंट पे, लाइक यहाँ पे ये पार्टिकल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो स्पीड बोलेंगे। एक क्या होगा, इस पार्टिकल की अपनी क्या होगी, सेटलिंग स्पीड होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वीएस बोलते हैं। ठीक है, सो इसी वीएस को हम क्या बोलते हैं, वी नॉट भी बोलते हैं, जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वी नॉट की बात कर लेता हूँ, कहीं पे लिख देता हूँ मैं, वी नॉट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी नॉट होगा डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, पाई/4 अपॉन पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, सरफेस एरिया और ये डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया वी नॉट। बट हमें बात करनी है कि ये वेलोसिटी जो है ये कैसी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो वीएफ है, ये वीएफ जो है ये क्या है, वेरिएबल है। ये वीएफ कैसा है, वेरिएबल है। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ चेंज करता जा रहा है, जबकि ये वीएफ आपके रेक्टेंगुलर टैंक में कैसा था, कांस्टेंट था। बट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो वीएफ होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो। बट इसका एरिया ऑफ फ्लो है कैसा, इसका एरिया ऑफ फ्लो है कैसा, चेक करते हैं कि जो फ्लो हो रहा है ये किसके परपेंडिकुलर हो रहा है, ये फ्लो किसके परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर मैं यहाँ से चीजों को हटा दूं, और मैं क्या करूं, जो अपना पार्टिकल पहले यहाँ सेंटर पे निकला हुआ था, ये पार्टिकल क्या करेगा, कुछ यहाँ पहुंचेगा सेटल डाउन करने के लिए, फिर यहाँ पहुंचेगा, और फिर कहाँ पहुंचेगा, बॉटम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और मैंने इसकी स्पीड बताई आपको, एक तो स्पीड क्या होगी, वीएफ होगा, और एक कैसा स्पीड होगा, वीएस या वी नॉट। तो वीएस और वी नॉट क्या करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, वी नॉट क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि डिस्चार्ज तो फिक्स है, डिस्चार्ज कैसा है, कांस्टेंट है, और आपका जो सरफेस एरिया है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। दैट मींस वी नॉट पूरे ड्यूरेशन में कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, बट अभी हमें बात करनी है इसमें
हॉरिजेंटल फ्लो में, ठीक है, हॉरिजेंटल जो फ्लो की स्पीड है, क्या वो कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, वो वेरी क्यों कर रहा है, तो वो वेरी इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ऑफ फ्लो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स क्यू तो सेम है, बट क्या है, एरिया ऑफ फ्लो चेंज कर रहा है, ठीक है, कैसे चेंज कर रहा है वो देखते हैं, और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसको चूज करते हैं, ठीक है, तो लिया है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पार्टिकल मैंने रफ कर दिया है, और हमने सपोज कर लिया कि पार्टिकल कहाँ पे है अपना, ये है, ठीक है, एक कोई और डायग्राम और लेके आते हैं, इससे क्या होगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये पार्टिकल जो है अपना वो कैसे मूव कर रहा है, वो पहले सेंटर पे था, फिर क्या आया, वो इस वाले सिलेंडर के पास आया, फिर इस सिलेंडर के पास आया, और फिर इस सिलेंडर के पास आया, ठीक है, दैट मीन्स जो इन सबकी हॉरिजेंटल स्पीड है, जो इन लोगों की क्या है, हॉरिजेंटल स्पीड है, ये किसके परपेंडिकुलर हो रहा है, इसका एरिया क्या है, जो ये क्या है, जो ये सिलेंडर का सरफेस एरिया है, क्या है, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया, जो ये फ्लो हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है, किसके परपेंडिकुलर हो रहा है, जो भी ये सिलेंडर है इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, दैट मीन्स जो आपका ये फ्लो एरिया है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दैट इज 2πr h, क्या हो जाएगा, 2πr h, ठीक है, यहाँ पे 2π क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे 2π कैसा है, कांस्टेंट है, जहां पे 2π कैसा है, कांस्टेंट है, और h हाइट भी कैसी है, कांस्टेंट है, दैट मींस एरिया ऑफ फ्लो जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, और आपको पता है कि जैसे जैसे क्या होगा, पार्टिकल दूर जाता जाएगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है, दैट मींस जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी, यहाँ पे स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, यहाँ पे स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है, यहाँ पे स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पे मैक्स स्पीड होगी, बट यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, यहाँ पे स्पीड और डिक्रीज करेगी, और यहाँ पे आके स्पीड कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, दैट मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन द vf, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा और पार्टिकल क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा आगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है, जो कि क्या है, इस सिलेंडर का सरकमफ्रेंस है, वो क्या होता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लो बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और एरिया ऑफ फ्लो कैसे बढ़ेगा, आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2π क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसे कट कर दो, एच को कट कर दो, तो ए एफ क्या है, आर पे डिपेंड करेगा, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा,
एरिया ऑफ फ्लो बढ़ता जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लो बढ़ता जाएगा तो स्पीड घटती चली जाएगी। यहाँ पे रेडियस कुछ r1 था, यहाँ पे रेडियस क्या है r2 है, और यहाँ पे रेडियस क्या है r3 है। ठीक है, दैट मीन्स रेडियस बढ़ रहा है तो क्या होगा, एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो एरिया ऑफ फ्लो डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या करेगा, एरिया फ्लो मतलब बढ़ रहा है तो क्या करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो आई होप मुझे आपकी सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेस इफ। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है, ये किसने दिया था, ये स्टोक ने दिया था कि किसी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें पता है कि सेटलिंग वेलोसिटी क्या होती है, g-1 रो जी डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ठीक है, ये होता है। अगर आप क्या करोगे इसमें, आप इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। अगर आप इस रो से डिवाइड कर दोगे इसे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू। ठीक है, दैट मीन्स g-1 जी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। ठीक है, आपने क्या किया, इस रो से डिवाइड कर दिया किसको, इस म्यू को। ठीक है, ये क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी है, और ये क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, इस रो से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जी क्या है, यहाँ पे जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, डाया ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या गिवन है कि सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेगी कब कब। ठीक है, कब इंक्रीज करेगी, जब पार्टिकल साइज डिक्रीज करेगा। मींस हमें तो पता है कि जो अपनी सेटलिंग स्पीड होती है वो क्या होती है, पार्टिकल साइज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स क्या है, अगर डी बढ़ेगा तो क्या होगा, वीएस भी बढ़ेगा, और हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हमें डायो को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है, दैट मीन्स ये वाला आंसर तो नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज। सो सेटलिंग वेलोसिटी पे सरफेस एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप टैंक का डिजाइन आपने कैसे भी किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है किसको, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को। ठीक है, क्योंकि ये उस पार्टिकल की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है कि उसकी सेटलिंग वेलोसिटी क्या रहेगी, जिसमें कहीं भी क्या है, कहीं भी टैंक की कोई भी डायमेंशन यूज नहीं की गई है। ठीक है, फिर क्या है, द डेप्थ ऑफ टैंक, टैंक पे डिपेंड ही नहीं करेगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्या होगा, पूछा है, हाँ नन ऑफ द अबव आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें जितने भी आंसर गिवन है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी पे और उसके साइज पे। ठीक है, बाकी लिक्विड पे डिपेंड करती है कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कैसी है। ठीक है, तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है क्या, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं इसको। मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, हमसे पूछा है कि मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन। आपको ऐसा पता है कि हमारे वाटर में क्या होता है, ढेर सारी गैसेस डिजोल्व होती हैं, घुली रहती हैं। तो उन्हीं में क्या है, एक ऑक्सीजन गैस भी है जो हमारे पानी में क्या रहती है, डिजोल्व रहती है, घुली हुई रहती है। ठीक है, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए, टू सेव द एक्वेटिक लाइफ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको आइडिया होगा कि हमारे जो एक्वेटिक लाइफ होती है, ठीक है, उन्हें भी क्या चाहिए होता है, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो वो बाहर की एयर तो ले नहीं पाते हैं, तो हमारे जो वाटर में एयर डिजोल्व होता है वो उन्हीं का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर क्या हो रहा है कि वाटर में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होने लगेगा, खर्च होने लगेगा। बट ये इतना ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं करना चाहिए कि उसकी लिमिट क्या हो जाए, 4 ppm से कम हो जाए। ठीक है, अगर क्या हुआ, अपने वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो अगर 4 ppm से कम हो गया तो क्या होगा, जो सारी एक्वेटिक लाइफ है वो डेड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें कभी भी अपने वाटर में ऑक्सीजन की लिमिट
4 ppm से कम नहीं होने देनी है, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है एक्वाटिक लाइफ्स को, ठीक है। सो उन्हें अगर सेफ रखना है तो 4 ppm से ज्यादा होनी चाहिए क्या, अपनी डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, फैकल्टिव बैक्टीरिया आर एबल टू वर्क इन, किसमें वर्क करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अपने पास कितने 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली, ठीक है, जिसमें एक क्या होता है एरोबिक, जो क्या करता है एयर के प्रेजेंट में, अगर एयर प्रेजेंट है तब ये वर्क करता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, इसमें कौन एक्ट करेगा, इसमें एक्ट करेगा अपना एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कौन वर्क करेगा, इसमें करेगा एनएरोबिक, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर की तो बात ही मत करनी है, ठीक है। दैट मीन्स अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेजेंस एज वेल एज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो अपना फैकल्टिव बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, प्रेजेंस एज वेल एज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स अगर आपके वाटर में क्या है या कहीं भी जहां पे एयर प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, इसको किसी का फर्क नहीं पड़ता, ये अपना वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होता है, अगर एयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी ये वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही क्या होता है कि एनएरोबिक क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, जब एयर नहीं होता जहां पे, वहां पे ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है। और फैकल्टी दोनों जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, फैकल्टी क्या होते हैं, दोनों जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, वहां पे एयर हो या ना हो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है, कि जहां पे एयर नहीं है और एयर है, ठीक है, वो हर जगह पे प्रेजेंट रहेंगे, मीन आपकी रिएक्शन कभी बंद नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ बायो से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, कौन सा वाटर से होने वाला रोग नहीं है, ठीक है। तो डाइसेंट्री होती है, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, ठीक है। ये तीनों डिजीज किससे होती हैं, ये वाटर के थ्रू होती हैं, ठीक है। इसमें जो अपना डिजीज है जिसकी बात करें हम लोग, मलेरिया, मलेरिया आपको पता है ये किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, हाँ, अब बोलोगे आप मॉस्किटो से होता है, ठीक है, मादा एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। तो हाँ उससे होता है, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो सिर्फ एक फैक्टर है, वो क्या करता है, जो मेन इसका जो रीजन है उसको क्या करता है, वो कैरी करता है, ठीक है। तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया एक पैरासाइट से होता है, ठीक है, किससे होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। सो प्रोटोजोआ क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ से होने वाला ये क्या है, डिजीज है, ठीक है। और ये प्रोटोजोआ को कैरी कौन करता है, इस प्रोटोजोआ को कैरी करता है अपना मॉस्किटो एनाफ्लीज, और इसमें फीमेल भी जरूर ऐड कर देना, ठीक है, क्योंकि जो कट करने वाला काम होता है ना ये सिर्फ फीमेल करती है, ठीक है, मतलब मच्छरों में, ठीक है। हाँ, सो कौन है अपना फीमेल, फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है। तो अपना जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है ना, वो क्या करता है कि आपको जब बाइट करता है और उसके पास क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, एक स्पेशल प्रोटोजोआ होता है जो क्या करता है, मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। तो मीन्स ये क्या है, ये किसी भी वाटर से होने वाली डिजीज नहीं है, ये क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, जिसको कौन कैरी करता है, आपकी मॉस्किटो, ठीक है, वाटर कैरी नहीं करता। और इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों से जो भी डिजीज होता है ना, उसे कैरी कौन करता है, वाटर कैरी करता है, ठीक है। होता तो ये भी किसी बैक्टीरिया या किसी प्रोटोजोआ या किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, ठीक है, बट इसको कैरी कौन करता है, वाटर कैरी करता है। और जो मलेरिया होता है ये किसी प्रोटोजोआ से होता है, बट इसको कैरी कौन करता है, एक मॉस्किटो करता है, ठीक है। दैट मींस ये वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, ये वाटर से नहीं होता है, ठीक है, ये मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है। इतना आइडिया आपको होगा आई थिंक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ओवरफ्लो रेट। ठीक है, जैसे इसके हमने बात की थी, क्या ओवरफ्लो रेट, दैट इज वी नॉट। वी नॉट क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया ऑफ फ्लो, और एरिया ऑफ फ्लो जिसके परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, दैट इज सरफेस एरिया, एल इंटू बी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसकी यूनिट होती है, तो जरा हम इसकी यूनिट चेक कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर डे, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसकी कंबाइंड यूनिट बनती है हम इसमें डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं इसको, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, तो जो अपना क्या होता है, ओवरफ्लो रेट होता है। ठीक है, ओवरफ्लो रेट, या इसे और भी बहुत चीजें बोलते हैं, इसे और क्या क्या बोलते हैं, सरफेस लोडिंग रेट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सरफेस लोडिंग रेट, ओवरफ्लो रेट। ठीक है, या फिर और इसे क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो स्पीड बोलते हैं, ओवरफ्लो स्पीड या वेलोसिटी, ओवरफ्लो वेलोसिटी। ठीक है, तो और भी कई नाम होते हैं इसके। ठीक है, तो क्या हो गया, द ओवरफ्लो रेट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन। आपको किसका बताना है, प्लेन सेडिमेंटेशन का। ठीक है, तो क्या होगा इसका, जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और सबसे कम इसमें कौन सा है, 500 टू 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स अपना आंसर क्या हो जाएगा, 500 टू 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि आप इसकी यूनिट चेंज करते जाओ। जैसे यहाँ पे आर में दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 24 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे लिमिट क्या हो जाएगी, लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 12। ठीक है, कितना हो जाएगा। ठीक है, और 18 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कम कर देते हैं। ओके, सो 12,000 टू 18,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका डे में होता है। ठीक है, ये क्या है, डे में। तो ध्यान देना कि इसकी यूनिट किस फॉर्म में दी हुई है, अगर डेज में दी हुई है तो ये होगा, और आर में दी हुई है तो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, अगर इस लीटर को मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 टू 18 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा इसकी तीन वैल्यूज हैं, आपको तीनों वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी अलग अलग डायमेंशन के साथ। ठीक है, सो जैसे जैसे क्या होगा, डायमेंशन चेंज होता जाएगा, यूनिट भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, 500 750। ये क्या किस में है, ये लीटर में है और आर में है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे और भी क्या हो सकता था, और होता था 12,000 टू 18,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसकी और क्या वैल्यू हो सकती थी, इसकी और वैल्यू हो सकती थी 12 टू 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, ये तीनों वैल्यू होंगी किसकी, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की। ठीक है, और अगर वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन।
कोगुलेशन, एडेड, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 से 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे क्या करें, इसे भी हम फर्दर चेंज करें तो क्या होगा, अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दैट मीन्स 2400 से कितना हो जाएगा 36000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आप इसे क्या करोगे, जब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 24 से 36 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितनी लिमिट हो जाएगी 24 से 36, मतलब इसी में क्या करना है आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, मींस 3 जीरो हटा देने हैं। ठीक है, तो वो आंसर किस में हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लीटर मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, लीटर क्यूब मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा अगर आप क्या करोगे, इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24 से 36। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक आपसे लिमिट पूछी गई है, क्वेश्चन को जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि फेनोलिक कंपाउंड, ठीक है, कौन है फेनोलिक कंपाउंड। ठीक है, इसकी जो हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक वाटर को सप्लाई करते हैं, नॉट मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिमिट होती है अपनी 0.001 ppm। ठीक है, और यही लिमिट सेम किसकी होती है, ये होती है मरकरी की। ठीक है, क्योंकि मरकरी भी क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो क्या होता है उसकी लिमिट भी इतनी ही होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिमिट सबकी याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो लिमिट्स बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, हर चीजों का लिमिट क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास जो फिनोलिक कंपाउंड है या जो मरकरी है, इसकी लिमिट क्या होती है 0.001। जहां पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.01 है और यहाँ पे 0.001 है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है कि 0.001 किसका होता है, फिनोलिक होता है। ये काफी डेंजरस होता है, फिनोलिक और मरकरी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 0.01 की, तो ये किसका होता है, ये होता है लेड का। किसका होता है, लेड का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कोगुलेंट एडेड टू वाटर। क्या बनेगा अगर हम क्या करें, कोगुलेंट्स को ऐड कर दें, किसमें, वाटर में ऐड कर दें। ठीक है, तो मोस्टली जो हम कोगुलेंट यूज करते हैं दैट इज एलम। एलम, ओके, तो एलम का जब हम यूज करते हैं तो क्या बनता है, हाँ, तो बनता है क्या, फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है, एक लेयर होती है चिपचिपे मटेरियल की। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, स्टिकी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जैसे अपना क्या होता है, चिपकाने वाले चीजें होती है ना, वैसी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जैसे कि अपना क्या है, ये कंटेनर है, कंटेनर में वाटर फिल है। ठीक है, और आपने क्या किया, इसमें आपने एलम को ऐड कर दिया, तो एलम क्या करेगा, यहाँ पे एक लेयर फॉर्म करेगा। क्या करेगा, एक लेयर फॉर्म करेगा, और ये लेयर कैसा होगा, इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, स्टिकी प्रॉपर्टी होती है। क्या करता है, ये सभी चीजों को चिपका लेता है। ठीक है, सो क्या होता है कि जब हमारे वाटर में कैसी इंप्योरिटीज होती हैं, हमारे वाटर में छोटी छोटी इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी इंप्योरिटीज होती हैं, और इन पे क्या होता है, इन पे चार्जेस होते हैं। इन पे क्या होता है, चार्जेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं, और ये सेटल डाउन नहीं होते पानी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, कुछ एलम को ऐड करते हैं। ठीक है, एलम क्या है, एक कोगुलेंट है, एक केमिकल है। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया, इसको ऐड किया और इसको क्या किया, थोड़ा सा मिलाया। ठीक है, तो क्या होता है, फ्लॉक फॉर्म होता है। फ्लॉक क्या है, केमिकल की एक लेयर होती है। ठीक है, जो क्या करता है, इन सभी पार्टिकल को क्या करता है, चिपकाते हुए नीचे सेटल डाउन करता चला जाता है। ठीक है, जब ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, जब ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंचेगा तो उस टाइम में जो इसके ऊपर के पार्टिकल्स हैं, इनको साफ कर देगा। क्या कर देगा, इनको क्लियर करता हुआ ये नीचे सेटल डाउन करता चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जब ये फ्लॉक यहां पहुंचेगा, जब ये फ्लॉक यहां पहुंचेगा
तो क्या होगा कि सारे पार्टिकल लगभग इसमें क्या हो चुके होंगे, चिपक चुके होंगे, ठीक है, क्या हो चुके होंगे, चिपक चुके होंगे, ठीक है। मींस यहाँ का फ्लो गैप हो जाएगा, यहाँ पे जितने पार्टिकल्स अवेलेबल थे वो सब गैप हो जाएंगे और वाटर कैसा हो जाएगा अपना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये बाद में क्या होगा, नीचे से डाल के सेटल डाउन कर जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, कौन से, कोलाइड पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें क्या होंगे, ढेर सारे कोलाइड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे क्या रहेंगे, स्टिक करके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ढेर सारे कोलाइडर पार्टिकल इसमें चिपक जाएंगे, ठीक है। और क्या करेगा, ये सेटल डाउन कर जाएगा इनके वेट के चक्कर में, ठीक है। और क्या करोगे, आप इसे रिमूव कर लोगे, ठीक है। इसमें कैसी प्रॉपर्टी होती है, स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, बहुत चिपचिपा टाइप का ये होता है, ठीक है। तो ये फ्लॉग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो जूम कर देता हूँ थोड़ा। इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ पीएच, वैल्यू ऑफ पीएच रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। क्या बताना है, स्ट्रॉन्गर एसिड किस पीएच का है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि अपने पास क्या होता है, एसिड होता है, फिर एक जोन आता है न्यूट्रल, फिर यहाँ पे क्या होता है, बेस, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एसिड होते हैं, अगर न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल की लिमिट क्या होती है, 7। तो 7 से आप क्या करोगे, लिमिट कम करोगे, कहां तक लेके जाओगे, 0 तक। तो ये जोन कैसा होता है, ये जोन होता है एसिड जोन। कौन सा जोन, एसिड जोन। जब 7 से वैल्यू क्या करने लगे, डिक्रीज करने लगे, ठीक है। और क्या होता है कि जब आप नीचे आते हो, कहां पे आते हो आप, नीचे आते हो, 7 से नीचे, ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी और वैल्यू बढ़ के मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 14 तक। तो आपको पीएच की रेंज भी याद रखनी है, 0 to 14। पीएच की जो रेंज होती है वो क्या होती है, दैट इज 0 to 14। पीएच स्केल की वैल्यू 0 से 14 तक वेरी करती है, ठीक है। उसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसकी लिमिट क्या होगी, 0, मतलब जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। तो आपको इसमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू सबसे कम है, क्या 10 कम है, नहीं 7, नहीं 5, नहीं 2। 2 क्या है, सबसे कम है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा एसिडिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 10 कहीं यहाँ पे होगा, 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मीन्स वो 7 से ज्यादा है ना, तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। फिर अपना 7 यहाँ पे है, मीन्स न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। ये तो बेस है और ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, ये बेस है और ये कैसा है, ये न्यूट्रल है। अब हमें 5 और 2 में देखना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने पे जब वैल्यू हम कहाँ कर रहे हैं, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अपना वाटर बहुत ज्यादा एसिडिक होता चला जा रहा है। दैट मीन्स पीएच जितना ज्यादा कम होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, सोल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होता चला जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है अपना, 2। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन किससे है, डायमेंशन से है, ठीक है। तो इसमें आपको डिजाइन से रिलेटेड डायमेंशन याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो लेंथ होती है इसकी सेडिमेंटेशन टैंक की, वो वेरी करती है 3 to 5 टाइम्स ऑफ बी, 3 से 5 बी, ठीक है। बट हम मोस्टली क्या लेते हैं, फॉर डिजाइन पर्पस हम जनरली क्या करते हैं, एल को 4 बी के इक्वल तक लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है। तो नॉट मोर देन, ठीक है। तो 4 से ज्यादा 5 हो सकता है, 5 बी हो सकता है, बट 5 बी ऑप्शन में नहीं है। तो अब यहाँ पे मतलब हम 4 बी से ज्यादा 8 बी तो नहीं जा सकते ना, दैट मीन्स बी हो सकता है, ठीक है, बी भी नहीं हो सकता मतलब, ठीक है। 2 बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि हम 3 बी से 5 बी तक रहेंगे। बट हमसे पूछा है कि किससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो 4 बी से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अगर यहाँ पे 5 बी होता तो 5 बी भी हो जाता, ठीक है। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 बी से ज्यादा आप एल को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 4 बी या 5 बी क्या होती है, इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, ठीक है। इससे ज्यादा आप लेंथ को नहीं बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे क्या है, 8 बी दे रखा है, ठीक है। दैट मीन्स आपका क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। इससे ज्यादा क्या करोगे, आप एक्सीड चीजों को नहीं करोगे, किसको, लेंथ को, ठीक है, इसकी सेडिमेंटेशन टैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इंडिकेट्स द परमानेंट
हार्डनेस व्हेन एलम इज एडेड। ठीक है, तो हमसे पूछा है परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम यहाँ पे अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से ये कर सकते हैं कि इसमें हार्डनेस कौन नहीं है। तो क्या ये हार्डनेस है? नहीं है। ठीक है, क्या ये हार्डनेस है? नहीं। क्या ये हार्डनेस है? नहीं। ठीक है, तो हार्डनेस है कौन? हार्डनेस यही है। ठीक है, अब ये एलम से हो रही है नहीं हो रही है हमें ये नहीं पता है, बट हार्डनेस तो यही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको हिट कर सकते हो। बाकी अगर आप एलम के बारे में जानोगे तो एलम क्या क्या बनाता है, एलम क्या क्या बनाता है जब वो किससे रिएक्शन करता है, वो एल्कलिनिटी से। जो पानी में क्षारकता है, जो एल्कलिनिटी है, उससे जब रिएक्शन कौन करेगा, एलम रिएक्शन करेगा, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको फ्लॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या देखने को मिलेगा, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अगर मैं और इसको डिस्क्राइब करूं तो फ्लॉक किस फॉर्म में मिलता है, AlOH होल थ्राइस, इस फॉर्म में क्या मिलता है, फ्लॉक मिलता है। एसिड कैसे मिलता है, CO2 के फॉर्म में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है जो क्या कर सकती है, फर्दर H2O से रिएक्शन करके H2CO3 बना सकता है। क्या बना सकता है, H2CO3। ये CO2 H2O से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, H2CO3। और आपको पता है कि H2CO3 क्या होता है, एसिड होता है। तो ये CO2 गैस कभी ना कभी क्या कर सकती है, एसिड बना सकती है। ठीक है, और फिर क्या है, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, CaSO4। ठीक है, दैट मीन्स आपका CaSO4 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी हार्डनेस की। तो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस आपने जैसा कि पढ़ रखा होगा कि कोई भी मल्टीवैलेंट केटायन, ठीक है, जिनके पास क्या है, एक से अधिक धनावेश है, क्या है, एक से अधिक धनावेश है, तो क्या होता है, जब ये कुछ पर्टिकुलर ऋणायन, ठीक है, जो कि एनायंस होते हैं, उनसे जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, हार्डनेस बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ये हार्डनेस देता है। वो कौन कौन से आयंस हैं, बात करते हैं उनकी। हम्म, ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्बोनेट हार्डनेस और एक होता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस को हम और क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। क्यों, क्योंकि उन्हें हम बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, किसको किसको, कार्बोनेट को और बाइकार्बोनेट को, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस। क्यों, क्योंकि इन्हें हम क्या कर सकते हैं, बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं अपने वाटर से। ठीक है, और अपना जो दूसरा हार्डनेस है वो कौन से होते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, जिनमें कार्बोनेट ना हो, और उसमें क्या आता है आपका, सल्फेट आता है, क्लोराइड आता है, और नाइट्रेट आते हैं। ठीक है, इसमें कहीं भी कार्बोनेट नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। हम क्या बोलते हैं इसे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। और इसे हम लोग इजिली बॉइलिंग करके रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, किससे, सल्फेट से, क्लोराइड से और नाइट्रेट से। ठीक है, तो ये जो अपना है CaSO4, इसमें क्या है, SO4 है, ये वाली कैटेगरी है। दैट मीन्स ये क्या है, ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, या इसे और क्या बोलेंगे, परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, CaSO4 यही एक हार्डनेस ही था इस ऑप्शन में। ठीक है, तो आप यहां से भी हिट कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंट रिमूवल इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, so efficiency of sediment removal in a continuous flow sedimentation tank does not depend upon, किस पे डिपेंड नहीं करती है इसकी एफिशिएंसी, किसकी, सेडिमेंटेशन टैंक की। तो बात करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी एक्चुअल में होती क्या है, इसकी एफिशिएंसी होती है VS अपॉन V नॉट इंटू 100।
ठीक है। और जैसा कि आपको आइडिया है कि वीएस क्या होता है, वीएस तो डिपेंड करता है किस पे, पार्टिकल पे जिसको सेटल डाउन कराना है। और वी नॉट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ सेडिमेंटेशन टाइम। बट कौन कौन सी डायमेंशन, कौन कौन सी डायमेंशन, क्योंकि ये सभी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ फ्लो। और ये किस तरफ फ्लो करता है, ये फ्लो करता है क्वेश्चन ही गैप हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या है कि जो अपना वी नॉट है, जो अपना वी नॉट है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिस्चार्ज अपॉन, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। और एरिया क्या होगा अपना, जो वी नॉट है ये डिपेंड करेगा किस पे, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, एरिया ऑफ फ्लो। तो एरिया ऑफ फ्लो कौन सा होता है, एरिया ऑफ फ्लो ऑफ बेस। तो बेस का एरिया क्या लेंगे, बेस का एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, तो क्या है कि ये जो वी नॉट है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, डेप्थ ऑफ टैंक पे, डेप्थ ऑफ टैंक पे। ठीक है, दैट मीन्स जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी है किसकी, सेडिमेंटेशन टैंक की, क्या है, जो एफिशिएंसी है किसकी, सेडिमेंटेशन टैंक की, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड नहीं करेगी डेप्थ ऑफ टैंक पे, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी डेप्थ ऑफ टैंक आने वाला ही नहीं है। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, G-1 रो जी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। ठीक है, और जो वी नॉट है ये क्या होगा, Q अपॉन बी इंटू एल। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मूले में क्या है, कहीं भी डी है ही नहीं। ठीक है, कहीं भी डी है ही नहीं, दैट मीन्स जो डेप्थ ऑफ टैंक होता है, क्या होता है, डेप्थ ऑफ टैंक, इस पे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, एफिशिएंसी इस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई एलम इज प्रिफर्ड ओवर अदर कोगुलेंट्स। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा, पहला ऑप्शन देखते हैं, इट इज इजी टू डी वाटर द स्लज फॉर्म। जो भी स्लज बनता है उसमें से वाटर को निकालना इसमें आसान होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होता। ठीक है, और जो इसमें जो स्लज बनता है वो कैसा होता है, वो स्टिकी प्रॉपर्टी होती है उसकी, कैसी प्रॉपर्टी होती है, स्टिकी प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब उसमें क्या होती है, चिपकने वाली बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, तो उसको डी वाटर करना तो हमारे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं, इट इम्पार्ट क्रोजिवनेस ऑफ वाटर टू वाटर। अगर वो क्रोजिवनेस देगा वाटर को तो क्या हम इसे यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अदर के ऊपर नहीं। अगर वो वाटर में क्या दे रहा है, क्रोजिवनेस दे रहा होगा, तो हम तो उसे क्या करेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे। तो ये एक रीजन नहीं हो सकता जिसके लिए हम क्या करें, एलम को यूज करें। तो ये भी एक रीजन नहीं है जिसके लिए हम एलम को यूज करें, और ये भी एक रीजन नहीं है जिसके लिए हम क्या करें, एलम को यूज करें। ठीक है, फिर क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लो, नहीं यहाँ पे सी ऑप्शन, इट रिड्यूस टेस्ट एंड ऑर्डर इन एडिशन टू टर्बिडिटी। मीन्स वो टर्बिडिटी के साथ क्या करता है, टेस्ट एंड ऑर्डर को भी रिमूव करता है। हाँ, इसके लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कर सकते हैं, पर अभी हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, कहीं क्या पता वो ऑप्शन हो जाए। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लॉक फॉर्मेशन इज लेस। तो ऐसा नहीं होता कि इसमें फ्लॉक फॉर्मेशन में टाइम कम लगता है। ठीक है, इसमें भी उतना ही टाइम लगता है। ठीक है, आपका आधा घंटे तक क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो लेस टाइम लगता है, इसके लिए हम इसे प्रेफर करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये सबसे सही ऑप्शन है, इट रिड्यूस टेस्ट एंड ऑर्डर इन एडिशन टू टर्बिडिटी। मीन्स पानी में जो भी गंदलापन है, जो भी टर्बिडिटी है, उसके साथ साथ ये क्या करता है, टेस्ट एंड ऑर्डर को भी रिमूव करता है। कौन, एलम। ठीक है, तो एलम की ये प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ओवर देन अदर कोगुलेंट्स। ठीक है, जो अदर कोगुलेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में एलम ये काम अच्छा करता है। वो क्या करता है, वो पानी में जो भी स्वाद है और गंध है उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है, टेस्ट एंड ऑर्डर को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है जिसके लिए हम क्या करें,
जिसके लिए हम इसको यूज करें। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो सी हो जाएगा। यही एक रीजन है जिसके लिए हम क्या करते हैं, एलम को यूज कर सकते हैं अदर ओवर। फिर क्या है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होते। प्रेजेंट इन अ सैंपल, किसी सैंपल में प्रेजेंट है, देन द कॉलीफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड। ठीक है, अगर क्या है अपने वाटर में क्या है, कुछ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना ये बोलता है कि आपके पानी में क्या होगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होंगे। क्या होंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होंगे, और जो क्या करते हैं, जो करते हैं डिजीज कॉज। ठीक है, तो इनका होना इनके होने को इंडिकेट करता है। तो अगर आपके वाटर में क्या है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, तो आप कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करोगे। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला टेस्ट जो है वो क्या है, प्रिजम्पटिव टेस्ट। ठीक है, ये हम परफॉर्म करते हैं। फिर क्या है, कंफर्म्ड कॉलीफॉर्म टेस्ट, हाँ ये भी हम करते हैं। फिर थर्ड टेस्ट क्या है, कंप्लीट कॉलीफॉर्म टेस्ट, ये भी करते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या होता है, जब हमारे वाटर में कॉलीफॉर्म है ऐसा हमें आइडिया लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये तीनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, और अगर टेस्ट कहीं पे भी जाके, ये पहला टेस्ट होता है, ठीक है, ये दूसरा टेस्ट होता है, और ये तीसरा टेस्ट होता है। इन तीनों टेस्ट में अगर कहीं भी जाके क्या होता है, फेल हो जाता है, दैट मींस आप में क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। बट अगर तीनों ही टेस्ट क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, दैट मींस क्या होगा, आपके वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे, हम तीनों टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप हमें पता करना है कि हमारे वाटर में क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिजम्पटिव टेस्ट करेंगे, कंफर्म कॉलीफॉर्म टेस्ट करेंगे, एंड फिर कंप्लीट कॉलीफॉर्म टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, average time required by water to pass through the settling tank is called। ठीक है, वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास होने में जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, फिर से एक बार सेडिमेंटेशन टैंक बना के ट्राई करते हैं। शेप को चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना सेटलिंग टैंक हो गया। ठीक है, सेटलिंग टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि कितना टाइम लगता है पानी को क्रॉस करने में। अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट है, कोई वाटर ड्रॉपलेट है, इसको इनलेट से आउटलेट जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है अपना, ये है अपना इनलेट, और ये क्या है अपना आउटलेट। ठीक है, मीन्स ये क्या है, प्रवेश है और वहां पे निकास है। ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल को इनलेट से आउटलेट जाने में कितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम उसे बोलते हैं क्या, नहीं। डिटेंशन टाइम क्या होता है कि कोई पार्टिकल हो, ठीक है, इस वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ दो, कोई इम्प्योरिटीज हो, वो इम्प्योरिटीज सेटल कर जाए कहाँ पे, सेटलिंग जोन में सेटल कर जाए। ठीक है, तो इस पार्टिकल को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा है, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन टाइम। ठीक है, इतने टाइम के लिए आप क्या करते हो, पानी को स्टोर करते हो कि कोई भी पार्टिकल क्या हो, सेटलिंग जोन में आके सेटल कर जाए। ठीक है, बॉटम पे आके सेटल कर जाए। तो ये टाइम कितना टाइम होता है, इसे बोलते हैं डिटेंशन टाइम। जितने टाइम के लिए आप पानी को रोकते हो कि सारे पार्टिकल क्या कर जाए, सेटल डाउन कर जाए। ठीक है, बट कोई वाटर जिसको जितना टाइम चाहिए क्या, पास करने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पास करने के लिए कितना टाइम चाहिए है, उस टाइम को हम बोलते हैं कि उसने कितने टाइम तक फ्लो किया है। दैट मीन्स फ्लोइंग थ्रू पीरियड। क्या बोलते हैं, फ्लोइंग थ्रू पीरियड। ठीक है, मीन्स वो पार्टिकल जो वाटर है, वो मॉलिक्यूल इनलेट से आउटलेट जाने में कितना टाइम लिया है, ठीक है, फ्लो करने में कितना टाइम लिया है, उसे क्या बोलेंगे, फ्लो थ्रू पीरियड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लो भी नहीं बोलना है, मीन टाइम भी नहीं बोलना है। ठीक है, उसे क्या बोलना है, फ्लो थ्रू पीरियड। ठीक है, जो क्या लेता है, एक पार्टिकल इनलेट से आउटलेट तक जाने में जितना समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लो थ्रू पीरियड बोलते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि विच गैस रिलीज्ड व्हेन एलम इज एडेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम क्या करते हैं, एलम को ऐड करते हैं तो क्या होता है, CO2 गैस बनती है, और जो क्या फर्दर कॉज करती है, एसिडिटी, एसिडिटी इन वाटर। ये क्या कॉज करेगा, एसिडिटी इन वाटर, ठीक है। दैट मीन्स कौन सी गैस फॉर्म होगी, CO2, ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई गैस ही नहीं है। तो ऐसे ही ये हिट कर सकते थे आप, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत करना, ऑप्शन देख के भी आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गैस ही क्या थी, सिर्फ CO2 ही गैस थी, ठीक है। तो ये चीज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, यही है फ्लॉक, ये क्या है, फ्लॉक है, ठीक है, जो भी क्या है, स्टिकी मटेरियल है। ये SO4 क्या है, परमानेंट, ये है क्या, परमानेंट हार्डनेस, ये क्या है, परमानेंट हार्डनेस। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो आपने यह क्वेश्चन भी किया होगा, टेस्ट फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमम डोज। ऑप्टिमम मतलब कितना जरूरी है कोगुलेंट का डोज इन वाटर, ठीक है। जैसा कि हमारा कोई वाटर है और उसमें क्या है, ढेर सारी इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो हमें कितना कोगुलेंट मिलाना चाहिए, कितना केमिकल मिलाना चाहिए, उसको क्या करने, क्लियर करने के लिए। इसमें ऐसा होता है कि ये इसमें ग्राफ बनता है, जो हम देख लेते हैं पहले। ये क्या है, ये डोज है, ठीक है। किसका डोज है, एलम का डोज है। आप एलम की मात्रा क्या करते हो, ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्स होगी, ठीक है। उस टाइम पे जो भी आप डोज प्रोवाइड करोगे उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम डोज, ऑप्टिमम डोज ऑफ एलम, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब अगर ऑप्टिमम डोज से एलम की मात्रा कम है तो भी क्या होगा, एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलेगी, और आपने ज्यादा एलम ऐड कर दिया है तो भी क्या होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, ऑप्टिमम डोज ही अप्लाई करना होता है। और वो ऑप्टिमम डोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो ऑप्टिमम डोज हम फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से, में ढेर सारे टेस्ट गिवन है आपको। क्रोमेटोग्राफी टेस्ट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जार टेस्ट, हाँ, ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जार टेस्ट, ठीक है। जार टेस्ट क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, 6 जार लेते हैं, कितने जार, 6 जार लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ एलम ऐड करके उन्हें क्या करते हैं, उनपे लाइक एक रोटेशन होता है, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। सभी वाटर को रोटेट करते हैं जार में, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम उनसे सेटल डाउन करने के लिए छोड़ देते हैं आधे घंटे तक के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, हम चेक करते हैं कि किसमें हमें इम्प्योरिटीज ज्यादा से ज्यादा मिली है, ठीक है। तो कम डोज में जो ज्यादा इम्प्योरिटीज आपको दे देगा बॉटम में, ठीक है, तो वो क्या होगा, वही ऑप्टिमम डोज होगा किसका, एलम का, ठीक है। तो ये किससे परफॉर्म करते हैं, जार टेस्ट, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, 6 जार लेते हैं, ठीक है। जार क्या होता है, कंटेनर होता है, ठीक है। फिर क्या है, जेल्डॉल टेस्ट। तो ये हमने देखा था जेल्डॉल अमोनिया में, ठीक है, जेल्डॉल अमोनिया में। और मैंने आपको इससे पहले वाले टेस्ट में ये बताया भी था कि जेल्डॉल अमोनिया का आंसर आपको देना था कि जेल्डॉल अमोनिया में कौन कौन सी अमोनिया होती है, ठीक है। तो मैं उसका भी आंसर आपको बता देता हूं कि जेल्डॉल में कौन कौन सी अमोनिया होती है, दैट इज ऑर्गेनिक अमोनिया और फ्री अमोनिया, ठीक है। अगर आप क्या है, ऑर्गेनिक अमोनिया और फ्री अमोनिया को आप सम कर देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, जेल्डॉल अमोनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन हैं, ठीक है। तो अपने लिए जो सही आंसर है इसका वो कौन सा है, जार टेस्ट, मींस ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हम यूज करते हैं क्या, ऑप्टिमम डोज फाइंड आउट करने में, दैट इज जार टेस्ट। हम क्या परफॉर्म करते हैं, जार टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट्स, ओके। नेक्स्ट चलते हैं।
ओके, यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एलम, ठीक है। तो किसी ने अगर वो बड़ा वाला फॉर्मूला याद कर रखा हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं यूज होता है, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट 24H2O, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फिर देखते हैं क्या, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें पता है क्या कि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, सल्फेट पे चार्ज होता है -2 का, ठीक है। कितना चार्ज होता है, -2 का, तो लिखते हैं यहाँ पे -2, ठीक है। और एलम पे कितना होता है, +3, तो यहाँ पे यहाँ का -2 यहाँ आना चाहिए, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में -2 है, ठीक है। और इस पे कितना होता है, +3, इस पे कितना होता है, +3, मीन्स +3 यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन है, Al2, टू किसका आया, सल्फेट का, ठीक है। और सल्फेट पे कितना आया, 3, किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है। आपको क्या होता होगा, कंपाउंड बनाने आते होंगे, तो इस पे जो भी चार्ज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस पे जो भी चार्जेस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस एंड डॉट लगा के आपको क्या करना है, 18H2O ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना एलम का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं किसमें, वाटर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओके। बाकी सब आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे पूछा है कि एलम इज इफेक्टिव व्हेन पीएच ऑफ वाटर इज बिटवीन। तो एलम की एक खास बात ये भी है कि एलम जो होता है वो हमारे जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसके पीएच जो रेंज होती है उस पे ही ये भी वर्क करता है, ठीक है। और कौन सी पीएच रेंज हम यूज करते हैं पीने के लिए, दैट इज 6.5 to 8.5। ये क्या है, अपनी परमिसिबल लिमिट है, ठीक है। इसी रेंज में हम क्या करते हैं, वाटर को ड्रिंक करते हैं, परमिसिबल रेंज ऑफ पीएच, ठीक है। जो हम वाटर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और इसी रेंज में क्या होता है, अपना एलम भी वर्क करता है। दैट मीन्स एलम ही हम यूज कर सकते हैं किसमें, अपने डोमेस्टिक सप्लाईज में, ठीक है। उससे क्या होगा कि पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो पीएच हम कंज्यूम करते हैं उसी पीएच पे एलम क्या करता है, वर्क कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एलम का यूज करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरीनेटेड कॉपरस, ठीक है। तो पहले इसको जूम कर लेते हैं। हमने इसको जूम कर लिया है। अब देखते हैं कि क्लोरीनेटेड कॉपरस क्या होता है। तो जो अपना कॉपरस होता है, ठीक है, सबसे पहले तो कॉपरस क्या होता है, तो कॉपरस होता है FeSO4, ठीक है। तो SO4 पे कितना होता है, 2, और इस पे कितना होता है, 3, ठीक है। तो अभी क्या है, अपना ये कॉपरस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो जो क्या होता है अपना FeSO4 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अपना कॉपरस होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जब इसमें क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं, क्या करते हैं, जब इसमें हम क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, क्लोरीनेटेड कॉपरस, ठीक है। ये क्या है, अपना कॉपरस है, ये क्या है, अपना कॉपरस, ये क्या है, अपना कॉपरस है। और इस कॉपरस में जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, क्लोरीनेटेड कॉपरस। और यहाँ पे FeCl3 कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स ये सारे ऑप्शन घुस जाएंगे, और क्या बन जाएगा, Fe2SO4 थाइस प्लस FeCl, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या हो चुका है, यहाँ पे कॉपरस था, यहाँ पे ये क्यूप्रिक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन चुका है, ये यहाँ पे था ये फेरस सल्फेट था, यहाँ पे क्या हो चुका है, ये फेरिक सल्फेट हो चुका है, ठीक है। फेरिक सल्फेट और फेरिक क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे इनके, जो यहाँ पे इसकी वैलेंसी है वो है +2, और यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी हो चुकी है, +3। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये कॉपरस है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, क्यूप्रिक है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये है फेरस, और यहाँ पे क्या है, ये फेरिक, ठीक है। हाँ, आप इस चीज में कभी कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है,
कॉपरस लिखा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर होगा? नहीं, यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ है बट यहाँ पे होगा क्या, आयरन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपरस का जो कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर, वही सेम कलर कौन देता है, ये भी देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इस विलेन को क्या बोलते हैं, इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं कॉपरस, ठीक है, क्योंकि ये सेम एज इट इज कलर देता है जैसे कौन देता है, कॉपर देता है, ठीक है। तो कभी नेम से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कॉपरस नाम लिखा हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स कॉपरस कौन होगा, कॉपरस कॉपर होगा? नहीं, कॉपरस कॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ऑप्शन में ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो कॉपरस कॉपर नहीं होता है, और क्लोरीनेटेड कॉपरस भी क्या होता है, उसमें भी कॉपर नहीं होता, यहाँ पे कहीं भी कॉपर का जिक्र नहीं है, ठीक है। कोई भी कोगुलेंट में कॉपर नहीं है, ठीक है। तो नेम से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फेरिक, यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट है, और यहाँ पे क्या है, फेरिक सल्फेट है। जब आपने क्या किया, उसमें क्लोरीन को ऐड कर दिया तो यही क्या बन गया, क्लोरीनेटेड कॉपरस, क्लोरीनेटेड कॉपरस, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसको कि आपने क्या किया, कॉपरस में जब क्लोरीन ऐड किया तो क्या बन गया, आपको मिल गया क्लोरीनेटेड कॉपरस, ठीक है। दैट मीन्स Fe2SO4 का होल साइज प्लस FeCl3 दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। इसकी वर्किंग पीएच क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, उसे भी देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी पेज पे, ये क्वेश्चन है, इसे मैं रफ कर देता हूँ पहले। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो उस चीज को सही करने की कोशिश की जाएगी। सो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाई। आपको क्या बताना है, वाटर का लॉस बताना है, वाटर सप्लाई में कितना परसेंट होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, आपको डायरेक्ट याद करनी है कि कितना वाटर लॉस होता है परसेंटेज में, दैट इज 15%। कितना वाटर लॉस होता है, 15% वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें लिमिट की, तो इसकी मतलब नॉर्मल लिमिट कितनी होती है लीटर में, अगर बात की जाए तो इसकी लिमिट वेरी करती है 20 से 50 तक जाती है, ठीक है। 20 से 50 लीटर पर डे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। कहीं कहीं पे 40 भी मिल सकती है, ठीक है। तो इसकी रेंज को थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, इसकी रेंज को क्या कर लेते हैं, 40 से कर लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 40 से 50 लीटर पर डे इतना आप लॉसेस हो सकता है, ठीक है, मीन्स इतना थेफ्ट हो सकता है, ठीक है। और ये परसेंटेज में कितना होगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई पूछे लीटर पर डे में कितना होगा, तो 40 से 50 लीटर पर डे क्या हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है या लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। वेरी करेगी लिमिट, ओके। सो यहाँ पे क्या हो चुका है, सभी क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। क्या हो चुका है, सभी क्वेश्चंस आपके फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्या हुआ होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, अब अगर क्या करना है, अभी जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो आपको सभी को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में उसका सोल्यूशन लेके आपके पास आऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, थैंक यू। और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और जितना हो सके लाइक वाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।